हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली हमने प्रीवियस क्लास में हमने इथाइल एसीटो एसीटेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी। उसके बाद में हमने कीटो और इनॉल फॉर्म में जो हमारे पास जो हमें चलावता या टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है उसके एविडेंसेस पढ़े थे कि उसके क्या क्या प्रमाण हैं जो कि उसके कीटो फॉर्म को बताता है या और दूसरा इनॉल फॉर्म को बताता है और अंत में क्या स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है। दोनों के बीच में एक तरह का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है कीटो और इनॉल फॉर्म के बीच में। तो इस प्रकार से हमने पूर्व में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, इनकी रिएक्शंस देखी थी। अब हम आते हैं कि ये इतना इनोलेट्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये बहुत सारे पदार्थ के सिंथेसिस, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में काम में आते हैं। और आप सभी को पता है कि चाहे मेडिसिन्स हों, चाहे वो फूड की प्रिपरेशंस हों या फिर जैसे जो भी प्रिजर्वेटिव्स हों, मतलब कुछ भी चीज़ है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड अवश्य ही उपस्थित होता है। तो जो सिंथेसिस पार्ट है वो सिंथेसिस यदि इजी होगा तो उसकी प्रिपरेशन कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यही कारण है कि सिंथेसिस के लिए ऐसे कंपाउंड तैयार किए जाते हैं जिनसे आसानी से कम एफर्ट में हम वे सभी पदार्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कर सकें जिसका कि उपयोग आगे किया जा सके। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इनोलेट्स, या जिसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट का जो फर्स्ट सिंथेसिस है वो है सोडियम फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट में। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट का मतलब है कि जब हम इथाइल एसीटो एसीटेट को सोडियम इथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो जो मिथिलीन समूह है, जिसे हमने एक्टिव मिथिलीन समूह भी कहा है, जिसका कि हाइड्रोजन इजीली रिप्लेसेबल है, वो सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाता है। इसके पश्चात हम उसका एल्कलीकरण करते हैं और एल्कलीकरण करने के पश्चात हमारे पास में मोनो एल्काइल इथाइल एसीटो एसीटेट व्युत्पन्न प्राप्त होता है। मतलब कि हमने उसका कर दिया एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन से जो एक हाइड्रोजन जो था मिथिलीन ग्रुप का, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द एल्काइल ग्रुप। इसी प्रकार से जो मोनो एल्काइल व्युत्पन्न प्राप्त हुआ है, इसमें अभी भी एक अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है। इसे पुनः हम वही सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराकर उसको सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद में यदि हम उसके एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो हमें जो है जो CH2 है उसके स्थान पर हमें RR मतलब कि डायल्काइल कंपाउंड प्राप्त होता है, डायल्काइल डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। इसका जब दूसरी बात है कि यदि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें इथाइल एसीटो एसीटेट का, जब हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो हमें अम्ल और अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि मैंने अम्ल और अल्कोहल जो नंबर 2 रिएक्शन है वो ये आपकी बता रही है कि आपको एसिटिक एसिड भी मिलेगा और अल्कोहल भी प्राप्त होगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस की। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में आपको क्लियर हो गया कि इसमें हम कीटोन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जो है अटैक कर रहा है। तो उस केस में जो HOH का एडिशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने उसे कीटोन के नीचे की तरफ लिखा है, तो उसे बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। तो इसके जो है इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर इट इज़ डाइल्यूट एसिड और बेस सच एज बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसकी उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें ये इथाइल एसीटो एसीटेट कीटोन में विभक्त हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल बनती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम जो इथाइल एसीटो एसीटेट के सोडियम सॉल्ट से एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। दूसरा हमने इसकी दो तरह की हाइड्रोलिसिस देखी, एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखा और एक हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस देखा कि हमें कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट संश्लेषण में जो इथाइल एसीटो एसीटेट काम में आता है वो है वसीय
अम्ल, फैटी एसिड के प्रिपरेशन में भी इसे काम में लिया जाता है। अब फैटी एसिड में किस प्रकार से इसे बनाए जा सकते हैं, तो उस पर हम आते हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं वो हायर एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इथाइल एसीटोएसीटेट जो है इसके व्युत्पन्न को अम्लीय जल अपघटन करने पर विभिन्न प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं, और इच्छित वसीय अम्ल प्राप्त करने के लिए हम पहले ही उसको किस आर ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, उससे हमें ज्ञान हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कि जैसे कि प्रोपियोनिक एसिड बनाना है। प्रोपेनोइक एसिड बनाने के लिए, प्रोपेनोइक एसिड आपका क्या है, आपको पता ही है, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड को बनाने के लिए हम इथाइल एसीटोएसीटेट का जो है सोडियम इथॉक्साइड और CH3I के साथ में रिएक्शन करते हैं, मतलब कि मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस चूँकि इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA हो रहा है, तो इसे बोलते हैं अम्लीय जल अपघटन हो रहा है। अम्लीय जल अपघटन होने पर हमारे पास में एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का प्राप्त होता है, एक हमें प्रोपेनोइक एसिड का प्राप्त होता है, और इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रोपेनोइक एसिड बनाने में भी हम इसे काम में लेते हैं। इसका मिथिलीन ग्रुप होता है, उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को हम किससे विस्थापित कर रहे हैं, CH3 से विस्थापित कर रहे हैं। अब आता है आपके पास में आइसोब्यूटायरिक एसिड। आइसोब्यूटायरिक एसिड के संश्लेषण के लिए इथाइल एसीटोएसीटेट का डाइमिथाइल डेरिवेटिव का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास में आइसोब्यूटायरिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आइसोब्यूटायरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला आप सबको पता है, CH3CH CH3COOH। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है वैलेरिक एसिड का फॉर्मेशन। वैलेरिक एसिड को इज़ द कॉमन नेम। अब हम यदि इसे इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है, और दूसरा इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो इथाइल एसीटोएसीटेट की जो रिएक्शन है पहले हम उसका करते हैं इथाइलेशन, मतलब द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बाय द C2H5 ग्रुप करते हैं। इसके बाद में उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास में सक्रिय वैलेरिक एसिड का निर्माण होता है, प्रिपेयर होता है। तो इस प्रकार से हम जो है वैलेरिक एसिड का निर्माण भी कर सकते हैं। अब वैलेरिक एसिड में आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है इसे पोलर है, पोलर और एक्टिव वैलेरिक एसिड, ध्रुवण सक्रिय वैलेरिक एसिड है। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कार्बन एटम है उसके ऊपर जो चारों ग्रुप अटैच्ड हैं वो चारों ग्रुप अलग अलग तरह के हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण सक्रिय वैलेरिक अम्ल। अब आता है जो इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या क्या मिल सकता है, किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट से। तो सबसे पहले इथाइल एसीटोएसीटेट के मोनोसोडियम लवण के 2 अणु जो है अभिक्रिया करते हैं आयोडीन अथवा अल्फा ओमेगा डाइहेलो एल्केन से, और फिर उनका संघनन होता है। संघनन के पश्चात उसका जल अपघटन किया जाता है, तो हमें द्विक्षारीय अम्लीय मतलब कि 2 COH समूह वाले कंपाउंड प्राप्त होते हैं। अब आता है कि जो अनसैचुरेटेड एसिड है, अनसैचुरेटेड एसिड का भी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड एसिड का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि क्रोटोनिक एसिड है, उसका निर्माण करने के लिए इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन जो है
वो कार्बोनाइल कंपाउंड से कराते हैं और यह जो है कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और इसका एक नाम भी है, उसे बोलते हैं नोवन जेल रिएक्शन। तो नोवल जेल रिएक्शन में एसिटोएसिटिक एस्टर और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसका कंडेंसेशन होता है। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन द रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस और फिर इसका किया जाता है जल अपघटन। तो जल अपघटन के पश्चात हमें पास में क्रोटोनिक एसिड इज़ अ अनसैचुरेटेड एसिड 2-ब्यूटेनोइक एसिड का निर्माण होता है, एसिटिक एसिड का निर्माण होता है और इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब आता है तीसरा जो है वो है कीटोनिक अम्लों का भी संश्लेषण इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो फैटी एसिड के बाद में हमने आइसोब्यूटारिक एसिड बनाना, वेल्ड्रिक एसिड बनाना, सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड करना, किस किस तरह से बनाया जा सकता है उसके बारे में हमने अभी अध्ययन करा और रिएक्शंस करी। तो ये हमारा हुआ इथाइल एसिटोएसिटेट के द्वारा किन किन का संश्लेषण किया जाता है। इसका कुछ भाग अभी बाकी है, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, बताएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है इथाइल एसिटोएसिटेट का अध्ययन कर सकते हैं। अब आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सारी रिएक्शंस को याद रखना। रिएक्शंस को याद रखने का केवल एक ही तरीका है कि आप उसे लिख लिख कर याद करें, जिससे कि यह बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम मिलते हैं अगली स्लाइड में, जिसमें कि आगे का पढ़ाया जाएगा।